हेलो एवरीवन, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर क्लास 12 टू एनी ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड। अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड तो काफ़ी हमारे करंट इवेंट्स में भी ये कवर करते रहता है। हम न्यूज़ देखें, किसी भी सोशल मीडियाज़ में देखें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड एक अपना स्पेस बना चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी। काफ़ी हमें डे आफ्टर डे सुनाई देता है। तो हम जानेंगे इस वीडियोस में इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड क्या है, आखिर ये हमारे इकनॉमी में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मोरोवर हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड किसी भी नेशंस मेंबर नेशंस को फिनेंशियल क्राइसिस के टाइम में कैसे लोन प्रोवाइड करता है, आखिर वो कैसे एक कंट्रीज़ को पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है। उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हमारे फिनेंशियल मिनिस्टर का। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी कंसर्न जताया था रिगार्डिंग इंडियाज़ कोटा ऑन IMF। आफ्टर द 15th रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कोटा, इंडिया को कंजिक्यूटिव ईयर के बाद किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था इन द रिगार्ड्स टू कोटा। अब इसके लिए जो ब्रिक समिट जो इंडिया में हेल्ड होने वाला है, उसमें कोऑपरेटिवली हमारे जितने भी ब्रिक नेशंस हैं उन्होंने अपहोल्ड किया है एक एजेंडा को, जिसमें वो डिमांड करेंगे 16 जनरल रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कोटा। वो डिमांड करेंगे इंडिया और बाकी हमारे ब्रिक नेशंस के प्रोस्पेक्टिव में कि उन्हें हायर कोटा दिया जाए बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ इकोनॉमिक कंडीशंस। आखिर क्यों हमारे लिए ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इतने इम्पोर्टेंट है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे थॉरली। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, अगर आपके बैंकिंग सब्जेक्ट, फिनेंस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तभी भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोरओवर बात करें एक कॉमन सिटीज़न ऑफ इंडिया की, तो आपको ये टॉपिक जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारा एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से है और हमें जानना होता है कि हमारे इकोनॉमिक कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे हमारे फिनेंशियल जो इंटरनेशनल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन वेरियस मेंबर नेशंस कैसे कवर अप होते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। बात करें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट का, तो जब हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एस्टैब्लिश किया गया था उसके दौरान ही हमारा एक MO1 इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया गया था, जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। अब बात करें क्यों ये दो बैंक कलेक्टिवली इस्टाब्लिश किए गए थे, उनके एक रीज़न क्या थे, हम उसको डीपली समझेंगे। अब इस्टाब्लिशमेंट को समझने के लिए हमें बैक टू द ईयर 1930s एरा में जाना होगा। उस दौरान USA में द ग्रेट डिप्रेशन फेज चल रहा था, जिसके वजह से जितने भी हमारे बाकी नेशंस थे वो काफ़ी अफेक्टेड हो गए थे। दे वर फिनेंशियली काफ़ी इफ़ेक्टेड हो गए थे और उनकी वजह से फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जितने भी हमारे नेशंस थे उनमें स्टार्ट हो चुका था। मोरोवर इंस्टेबिलिटी की वजह से उनके जितने भी करेंसीज थे वो काफ़ी डिवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिए थे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी हमारे नेशंस थे उन्होंने अपने इकोनॉमी को काफ़ी कन्फाइन कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने जितने भी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन हो और उनके कंट्रीज़ से अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट हो। उसी की वजह से हमारे जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स थे उसमें काफ़ी बैरियर्स आ चुका था। जब हमारे बाकी भी जितने भी हमारे नेशंस हैं उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं होगा तो हमारे पास किसी भी तरह का फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा, जिसके कारण हमारे इकोनॉमी का करेंसीज काफ़ी डिवैल्यूएट होता है। तो इसी कारण से 1945 के टाइम में हमारे जितने भी नेशंस थे उनके करेंसीज डिवैल्यूएट होते रहे। मोरोवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो उस दौरान 1930 और 45 के बीच में हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से जितने भी हमारे नेशंस थे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स में उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब हमें क्या करना था, उस नेशंस को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना था। हमारा 2 एजेंडा को अपलिफ्ट किया गया था, दैट इज़ कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मोरोवर हमें क्या करना था, जितने भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमारे नेशंस के बीच में आया था उसे हमें डेवलप करना था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे 1944 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक
कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, और ये हेल्ड किया गया था न्यू हैम्पशायर में। अब बात करें आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, तो हमारे दो इंस्टीट्यूट निकल के आए थे, इंटरनेशनल स्पेशलाइज एजेंसी जो कि है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हम समझ सकते हैं क्यों हमारे 44 नेशंस मिलके ये इंस्टीट्यूट को फॉर्म किए गए थे। उस दौरान हमारा इंडिया भी पार्ट ऑफ द नेशंस था जब ये इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया था। तो ये था हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। अब हम देखेंगे डिटेलली सभी चीज़ को। बात करें इसके फॉर्मल एग्जिस्टेंस का, तो ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया था इन द ईयर 1945 27 दिसंबर को। अब बात करें जब हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिश हुआ था, उस दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मेंबर्स टोटल नेशंस थे 29 कंट्रीज़। अब ये फॉर्मली फॉर्म किया गया था थ्रू यूनाइटेड नेशंस ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। बात करें ईयर्स की, तो 1944 में ये फॉर्म किया गया था। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है फाउंडर्स। अब फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइडिया को कंसीव किया गया था हैरी डेस्टर वाइट एंड जॉन केनिस के द्वारा। दे वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस कंसेप्ट इंटरनेशनल स्पेशलाइज एजेंसी का कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम अपने माइंड में कंसीव किए थे। उसके बाद बात करें इसके पब्लिश का, तो ये थ्रू आउट द ईयर ट्वाइस टू टाइम अपने बुक को पब्लिश करता है, जो कि बुक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये जितने भी बुक्स है ये क्या करते हैं, सभी जितने भी मेंबर्स नेशन हैं उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिनेंशियल पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स, फॉरेन रिजर्व को कंसीडर करके उनको रैंक दिया जाता है इस बुक के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हम पूछा जा सकता है कौन से बुक हमें IMF के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मोरओवर हेडक्वार्टर की बात करें तो हमारा हेडक्वार्टर लोकेटेड है वाशिंगटन DC में। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, तो रिसेंट हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर्स है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एंड बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो वो है गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन ओरिजिनेटेड वुमन है। उसके बाद बात करें मेंबर कंट्री की, तो टोटल अभी हमारे पास टोटल 190 मेंबर्स है IMF में। रिसेंटली ज्वाइन मेंबर्स की बात करें तो अंडोरा है, जो कि एक यूरोपियन बेस्ड नेशन है। उसके बाद हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को गार्जियन टू गुड कंडक्ट इन एरिया ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब जब भी हमारे नेशंस में किसी भी तरह का फिनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हम उससे क्या समझते हैं। फिनेंशियल क्राइसिस जब होता है हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व नहीं होता है बाकी नेशंस को पे करने के लिए हमारे डेब्ट को, तो इस सिचुएशन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें लोन प्रोवाइड करता है एज पर द एलोटेड क्वोटा। उसके बाद बात करें फिनेंशियल ईयर का, तो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 मई को और एंड होता है 31 अप्रैल को। तो काफ़ी डिफरेंट है फिनेंशियल ईयर भी। उसके बाद हम जानते हैं IMF कैसे रेगुलेट होता है, उसको कैसे उनको फंड दिया जाता है, कहाँ से वो फंड कलेक्ट करते हैं। बात करें तो हमारे जितने भी मेंबर्स नेशन होते हैं उनको सर्टेन कोटा अलॉट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम बात करेंगे कैसे किसी कंट्रीज़ को कोटा प्रोवाइड किया जाता है, वो इन द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर क्लासेस। अब बात करते हैं अब ये कोटा क्यों इम्पोर्टेंट है। हम अपने कोटा के हिसाब से इन द सिचुएशन ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस IMF से लोन बोरो कर सकते हैं। तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया कब फिनेंशियल क्राइसिस में गया था, हमें पता है 1991 के द्वारा इंडिया में ऐसा सिचुएशन आया था जिस दौरान बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होने को था। तो उस दौरान इंडिया में फिनेंशियल क्राइसिस आया था और इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम IMF के साथ लोन लिया था। उसके बाद हमारे इंडिया का ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया है जहां पर इंडिया लोन के सिचुएशन में पहुंचे हैं। तो बात करें कोटा की, तो इंडिया को टोटल 2.45 कोटा अलॉट किया गया है
बात करें अब इसकी अमाउंट की तो 5,821.5 मिलियन का ये क्या है, यूएस डॉलर है। तो इंडिया सबसे 13th लार्ज फंड कंट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड है। आईएमएफ में 13th नंबर में सबसे ज़्यादा फंड इंडिया का है। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो कोटा लार्जेस्ट कंट्री को प्रोवाइड किया गया है, जो कि है यूनाइटेड। लार्जेस्ट फंड कंट्रीब्यूटर की बात करें तो हमारा वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को टोटल 17.46 कोटा प्रोवाइड किया गया है। अब चलिए देखते हैं आखिर कैसे एक कंट्री का कोटा डिसाइड किया जाता है। वो हम लेते हैं वेटेज एवरेज लेते हैं 4 क्राइटेरिया का। सबसे पहले 50% वेटेज लिया जाता है कि एक कंट्री का जीडीपी कैसा है। उसके बाद ओपननेस, हमारे इकोनॉमी कैसे ओपननेस है कि किस तरीके से हम बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम बाहरी नेशंस के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इसमें हमें दिया गया है 30%। उसके बाद इकोनॉमी वेरिएबिलिटी, आखिर इंडिया कैसे किसी भी इकोनॉमिक चेंजेस को कितने जल्दी अडॉप्ट करता है, उसमें दिया गया है 15%। उसके बाद इंटरनेशनल रिजर्व, आखिर इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व है, इन 4 चीज़ों को कंसिडर करने के बाद किसी भी कंट्रीज़ का कोटा डिटरमाइन किया जाता है। चलो इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं। किसी भी कंट्रीज़ का कोटा 4 क्राइटेरिया के ऊपर में डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले वेटेज हम लोग 50% वेटेज देते हैं जीडीपी का। किसी भी कंट्री का जीडीपी कितना है वो उसमें 50% वेटेज आता है। उसके बाद ओपननेस, हमारे इकोनॉमी कैसे ओपन है, किसी भी नेशंस का इकोनॉमी कितना ओपन है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करते हैं, उनके पॉलिसीज़ कैसे है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितने अट्रैक्ट करते हैं, वो सब में 30% दिया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, अब आखिर किसी भी नेशंस का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे है, अगर किसी भी तरह के इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ चेंज होता है तो कितने जल्दी वो अडॉप्ट करते हैं, उसको दिया जाता है 15%। और लास्टली हमारा इंटरनेशनल रिजर्व, बाकी नेशंस के पास फॉरेन रिजर्व कितना है, यूएस डॉलर्स यूरो के रिगार्ड्स में उनके पास फॉरेन रिजर्व कितना है, ये सब क्राइटेरिया को कंसिडर करके किसी भी नेशंस का कोटा निकाला जाता है। उसके बाद रोल, अब आखिर हमें कोटा क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर क्यों जितने भी हमारे नेशन है वो साउट करते हैं फ्रीक्वेंटली फॉर हायर कोटा। तो बात करें रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा हमारा कोटा होगा उतना हमें आईएमएफ को रिसोर्सेज फंड प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद बात करें वोटिंग पावर्स, हमें जितना ज़्यादा हमारा कोटा होगा उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग पावर में हमें क्या दिया जाता है, राइट्स दिया जाता है। उसके बाद आता है एक्सेसिंग टू फाइनेंस, अगर इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर इंडिया में आ जाता है तो उस दौरान हमारे कोटा के हिसाब से हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आईएमएफ। उसके बाद एसडीआर एलोकेशन, ये हम समझेंगे बाद में। अब बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट्स की तो क्या है। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक इंटरनेशनल बॉडीज़ है। अब उनके पास काफ़ी हमारे डिफरेंट नेशंस अटैच हुए हैं, ठीक है। अब जब भी फंड प्रोवाइड किया जाता है बाकी नेशंस के द्वारा, अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड किसी भी तरह का उनसे करेंसीज नहीं लेता है, उनके नेशंस का करेंसी नहीं लेता है। तो बात करें एक तरीके से तो इस पे अब क्या था, बात करें ये किसी भी तरह का करेंसीज नहीं है। अब जिस तरीके से वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट डिराइव किया जिसका नाम था स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम निकाला गया था 1969 में। अब जब भी आईएमएफ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी बाकी करेंसीज होते हैं वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के मुताबिक बनाया जाता है। ये हम नहीं कह सकते हैं ये एक किसी भी तरह का आईएमएफ का करेंसीज है। बाकी कहीं हमें मिलता है कि ये एक आईएमएफ का करेंसीज है, बट दिस इज़ नॉट अ करेंसी बट अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय आईएमएफ। अब ये एसडीआर आफ्टर 5 years रिव्यू होता है। अब किसी भी कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज करने के लिए उनके करेंसीज़ को, अब हम बात करें इंडिया का एक करेंसीज़ है, उसके बाद बात करें यूएसए का। अब वो क्या करता है, और यूएसए का एक क्या है, करेंसी, अपना ही करेंसी है।
अब ये हमारा इंटरनेशनल क्या हुआ, मॉनेटरी फंड हो गया। अब जब यूएसए उनको फंड प्रोवाइड करेगा तो वो प्रोवाइड करेगा डॉलर में, इंडिया की बात करें तो रुपी, और जितने भी हमारे नेशंस है वो अपने अपने करेंसीज में देंगे। अगर ये आईएमएफ इस करेंसीज को मेंटेन करेगा तो उनको काफ़ी दिक्कत होगा वेरियस नेशंस के करेंसीज को मेंटेन करना। तो उसी लिए उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला जिसमें वो क्या करेंगे, बाकी सभी जितने नेशंस हैं उनके करेंसीज को नहीं लेंगे, रादर एक ब्लैंकेट ऑफ 5 करेंसीज का क्या बनाया गया, ब्लैंकेट ऑफ 5 करेंसीज को मिलाकर क्या बनाया गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब इसमें क्या होता है, हम लेते हैं यूएस डॉलर को, यूरो को लेते हैं, चाइनीज़ रेनमिनबी को लेते हैं, जो कि इंक्लूड किया गया था 2016 के द्वारा, उससे पहले हमारा ये इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद हम जापानीज़ युएन को लेते हैं और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को लेते हैं। अब ये जितने भी हमारे ग्रोथ इकोनॉमी कंट्री है, उनके करेंसीज को लेकर क्या करता है, आईएमएफ अपने स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स को बनाता है। अब जब आईएमएफ किसी भी कंट्रीज़ को लोन देता है तो वो उनके अपने ही करेंसीज में नहीं देता है, रादर इन जितने भी हमारे करेंसीज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनके ही बेसिस से वो बनाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और उसी बेसिस में वो क्या करता है, एलोकेट करता है किसी भी नेशंस को लोन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ की बात करें तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे जितने भी ग्लोबल पॉवर्टी है उसमें उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। ये हमें एडवाइस देता है ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जितने भी हमारे कंट्रीज़ है, नेशंस है, उनमें उनको क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में एडवाइस करता है, सो दैट उनके जितने भी पॉवर्टीज़ हैं वो एलावेट हो जाए। उसके बाद एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स। अब जो आईएमएफ है हमें क्या करता है, एनकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड्स करने में। वो क्या करते हैं, जितने भी बैरियर्स होते हैं उनको सबसाइड करने में मदद करता है। उसके बाद बात करें, अगर किसी भी कंट्रीज़ में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रहा है ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो उनको क्या करता है, लोन के द्वारा उनको स्टेबलाइज होने में मदद करता है। मोरोवर इट आल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशंस। उसके बाद करते हैं एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड्स, तो रिपीटेड हो गया है। अब मिनिमाइज ट्रेड बैरियर, जितने अगर किसी भी कंट्रीज़ बात करें, अगर किसी कंट्रीज़ की, तो अगर उसका जो ट्रेड्स बैरियर है काफ़ी अगर रेस्ट्रिक्ट है तो उनको लिबरलाइज करने में ये एडवाइस प्रोवाइड करता है किसी भी नेशंस को। मोरोवर प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंट एट द टाइम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बात करें इंडिया की 1991 के टाइम की, तो इंडिया को जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आईएमएफ ने उनको सजेशन दिया था कि हमारे जो इकोनॉमी है दैट वाज ऑल्दो मिक्स इकोनॉमी बट इट वाज इंक्लाइन टुवर्ड सोशलिस्ट। तो आईएमएफ के द्वारा दिया गया था कि हमें अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज जितने भी हैं उनको मोर लिबरलाइज करना होगा एंड वी हैव टू इंक्लाइन इट टुवर्ड सो कैपिटलिस्ट। तो ये जो कंसेप्ट था ये दिया गया था आईएमएफ के द्वारा, सजेशन दिया गया था आईएमएफ के द्वारा। तो इस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करने के लिए आईएमएफ हमें टाइम टू टाइम एडवाइस प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें इम्पोर्टेंस की, तो ये करता है सर्विलियंस करता है। सबसे पहले ये जितने भी कंट्रीज़ है उनके मेंबर्स कंट्रीज़ उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इवालुएट करता है, एनालाइज करता है और वो मॉनिटर करता है। उसके बाद वो अपने बुक्स जो पब्लिश किए जाते हैं उनमें नेशंस को रैंक करता है ऑन देयर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। उसके बाद फिनेंशियल असिस्टेंस, अगर कोई भी कंट्रीज़ अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है तो उस टाइम में ये फिनेंशियली हेल्प करता है। मोरोवर ये कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है। अगर किसी भी कंट्रीज़ अगर इन अ फ्यूचर वो कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन आने वाला है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको पहले ही अलर्ट कर देता है और कहता है दैट यू नीड टू चेंज योर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अदरवाइज योर कंट्री इज़ गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब एडवाइस दिया जाता है किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। अब ये तीनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाइलेंस मॉनिटर करता है, उसके बाद फिनेंशियल जितने भी हमारा लोन वगैरह होता है वो प्रोवाइड करता है। थर्डली अपार्ट फ्रॉम लोन ये एडवाइस करता है ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ अ नेशंस, मॉनिटर करता है और वो किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए अगर रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तो वो हमें एडवाइस भी करता है। तो बात करें लेंडिंग ऑफ आईएमएफ की,
तो आईएमएफ लोन जितने भी है वो लोन कैसे प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो लोन दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा वो एसडीआर फॉर्म में होता है। हमने बताया एसडीआर क्या है, ये एक तरीका है जिसमें पांचों करेंसीज़ को लेकर एक क्या बनाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद अब कैसे होता है, से फॉर एग्जांपल 2 नेशंस है, एक है इंडिया और एक है हमारा, सॉरी एज्यूम 2 पर्सन है, ठीक है, इंडिया और यूएसए। अब क्या है, ये हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। अब क्या हुआ, इंडिया बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है, उस दौरान अब इंडिया बनेगा हमारा एप्लीकेंट कंट्री। अब इंडिया को क्या चाहिए, लोन चाहिए। उसके बाद अब इंडिया किसके पास जाता है, आईएमएफ के पास। अब आईएमएफ इसी इंडिया का प्रपोजल को किसी भी नेशंस के साथ फॉरवर्ड करता है जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो। तो से फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या, आईएमएफ ने क्या कर दिया, किसको फॉरवर्ड कर दिया, यूएसए को। तो उस टाइम हमारा यूएसए बन जाएगा ऑथोराइज कंट्री। अगर यूएसए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो हम क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट इंडिया बोरो करेगा आईएमएफ के द्वारा, उतने अमाउंट का अमाउंट हम किससे डिडक्ट करेंगे, इंडिया के अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे और प्लस कर देंगे किसके द्वारा, अकाउंट में, यूएसए के। समझ में आया? चलो इसको एक बार फिर से देखते हैं। जो भी लोन आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो एसडीआर में दिया जाता है। अब हमारा कंसेप्ट आता है एप्लीकेंट एंड ऑथोराइज कंट्री। अब एप्लीकेंट कंट्री क्या है, एप्लीकेंट कंट्री आर दोज कंट्री हु आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डेफिसिट हो रहा है। एंड ऑथोराइज कंट्री कौन से कंट्रीज है जिसमें उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर से लेते हैं, ये इंडिया हो गया हमारा, दिस इज़ आईएमएफ एंड दिस इज़ आवर यूएसए। अगर इंडिया बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा है तो इंडिया क्या करेगा, सबसे पहले अप्रूव करेगा आईएमएफ को। अब यही प्रपोजल को आईएमएफ किसी ऐसे कंट्रीज़ के साथ फॉरवर्ड करता है जिसके पास बीओपी सरप्लस है। फॉर एग्जांपल उसने फॉरवर्ड कर दिया यूएसए के साथ। अब क्या होता है, बाय द टाइम यूएसए के साथ जाता है, अगर यूएसए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा आईएमएफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग बुक, उसमें इंडिया का अमाउंट हम लोग डिडक्ट करते हैं जितने हम लोग इंडिया को दे रहे हैं आईएमएफ बुक से, और हम प्लस कर देते हैं किसके अकाउंट में, यूएसए के अकाउंट में। सिंपल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो अकाउंट्स स्टूडेंट है उनको काफ़ी इजीली समझ आया होगा एंड कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब कैसे इंडिया किसी भी कोई भी कंट्री बोरो कर सकता है। एक कंट्री आईएमएफ से 145% ऑफ देयर एसडीआर, जो भी उनका कोटा है, ठीक है, कोटा इज इक्वल्स टू एसडीआर, उनके कोटा के हिसाब से 145 थ्रू आउट अ ईयर में बोरो कर सकते हैं, और टोटली वो 435% क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, किससे, आईएमएफ के द्वारा। क्लियर? फिर से देखें, कोई भी कंट्री आईएमएफ से थ्रू आउट द ईयर 145% ऑफ देयर एसडीआर क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। बात करें कलेक्ट क्यूमुलेटिवली तो टोटली वो कितने ले सकते हैं, 435% ऑफ देयर टोटल एसडीआर। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय आईएमएफ, सबसे पहले फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। अब ये इस तरह का लोन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है आईएमएफ किसी भी कंट्रीज़ को जो इन अ फ्यूचर फेस कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल एक कंट्री है और आईएमएफ को लग रहा है कि इन अ फ्यूचर दैट कंट्री माइट फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो क्या करता है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एनालाइज करके आईएमएफ उनको क्या करता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन के तौर से लोन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर इस कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ को लोन अवेल किया जाता है उनके इकोनॉमिक कंडीशंस स्टेबल होते हैं, बट इन अ न्यूअर फ्यूचर माइट भी हैपन कि उनके इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो क्या कर सके, डिक्लाइन कर सके। तो बात करें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिक्वेशनरी लेंडिंग। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो लोन प्रोवाइड किया जाता है आईएमएफ के द्वारा ये हो जाता है प्रिक्वेशनरी लेंडिंग। अब इसमें किसी भी कंट्री जो आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको दिया जाता है प्रिक्वेशनरी लेंडिंग। उसके बाद है हमारे पास स्टैंड बाय अरेंजमेंट। अब ये भी जो कंट्रीज़
बीओपी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनका क्या है, शॉर्ट पीरियड के टाइम वो क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उस सिचुएशन का, जिसका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के साथ इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। उनको दिया जाता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। उसके बाद लास्टली बात करें तो हमारे पास है एक्सटेंडेड फंड लेंडिंग। अब इसमें क्या होता है, ऐसे कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड किया जाता है जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी वक्त से क्या हो रहा है, डेफिसिट चल रहा है, और उनको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उनको क्या करना होगा, अपने जितने भी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज होंगे उनको कंप्लीटली चेंज करना होगा। क्लियर? सो इसके साथ हम आईएमएफ के क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको जितने भी मैंने क्लास में बताया क्लियर हो गया होगा।